नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, ब्राज़ील, इटली, भारत, रूस। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो क्या है? भारत। भारत जो है नई दिल्ली में इसका जो है मेजबानी कर रहा है। इसमें 7 देश हैं, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और जो है भाई श्रीलंका। इसके 7 देश सदस्य देश हैं। ये जो है 6 से 8 अगस्त तक नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों में। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? बिम्स्टेक जो एक जो है एक मतलब एक बहुदेशीय जो है एक संगठन है, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये है कि यह बंगाल की खाड़ी से जो देश टच हो रहे हैं उनमें अधिक से अधिक जो है वो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना या अन्य क्षेत्रों में जो है संबंध अत्यधिक अच्छा करना इसका एक उद्देश्य है। चलिए ये देश आपको दिख रहे हैं जो मैंने आपको नाम ले दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पेरिस 2024 में जो है 2024 ओलंपिक में समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन रहेंगी? देखिए आप सभी को पता है कि पेरिस ओलंपिक जो है ये अभी जुलाई से स्टार्ट होकर 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगे, आप सभी को पता है। और समापन के दिन जो है मनु भाकर जी जो है इस ध्वजावाहक के रूप में मनु भाकर जी को ये चुना गया है। मनु भाकर जी जो है 2 कांस्य पदक जीत चुकी हैं, एक सिंगल में और एक युगल में। आप सभी को पता है, ये हम पढ़ चुके हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOC ने मनु भाकर को पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक के रूप में चुना है, जो 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। शरद कमल और PV सिंधु जो है हमारी स्टार्टिंग में जब हमारा पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुआ था तब ध्वजावाहक के रूप में कौन था? शरद कमल। वो टेनिस से टेबल टेनिस से संबंधित थे। और PV सिंधु आप सभी को पता है, ये दोनों जो है वो तब ध्वजावाहक थे। अब समापन में कौन है? मनु भाकर, जिनने 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं। अध्यक्ष का नाम क्या है? ICO का इंटरनेशनल ओलंपिक जो कम्युनिशन है या फिर हम जिसको कम्युनिटी बोल सकते हैं, तो उसके जो अध्यक्ष हैं उसका नाम क्या है? थॉमस बाक। और मुख्यालय का नाम क्या है? मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन और स्विट्जरलैंड में है लॉजेन, वहाँ पर इसका मुख्यालय। स्थापना कब हुई थी? 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको अच्छे से पढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति, बैठ जाओ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। सूरीनाम, दूसरा है फिजी, फिर है मॉरिशस, फिर है ईस्ट तिमोर। आप इसका आंसर बता सकते हैं क्योंकि जो है हमने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा है पर थोड़े से अलग टाइप में पढ़ रखा है। आप सभी को पता है कि अभी जो है राष्ट्रपति जी जो हैं अभी 3 देशों का जो है अभी दौरा कर रही हैं। फिजी आपने पढ़ा है, तिमोर लेत में, और तीसरा कौन सा है? न्यूजीलैंड। तो फिजी के जो है भाई सर्वोच्च सम्मान से राष्ट्रपति जी सम्मानित हो चुकी हैं। और इससे पहले जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं जब फिजी के दौरे पर वो गए थे। तो राष्ट्रपति मुर्मू जी को जो है 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, उसका नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर का नाम इतना याद ऐसा नहीं रख, बस आप नॉर्मल एक बार पढ़ लीजिए, बाई चांस कभी बन जाए। वैसे तो नहीं बनेगा पर फिर भी आप थोड़ा सा याद रख लें। बस ये याद रखें कि फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारी राष्ट्रपति जी को मिल गया है। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे बेमलिनी कटोवी रेवेन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये जो है पुरस्कार प्राप्त किया है। बस आप इतना याद रखें। हमारे देश की जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारे देश की राष्ट्रपति जी हैं और फिजी यात्रा के दौरान उनको जो है फिजी के राष्ट्रपति के द्वारा जो है हमारे राष्ट्रपति को वहाँ का भारतीय जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको प्रदान किया गया। राष्ट्रपति फिजी यात्रा ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैं ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। यही वही पेज है जो हमने कल परसों पढ़ा था। ठीक है, आपको पता है गिरमिटिया मजदूर किसको बोला जाता है? कि अंग्रेज लोग हम फिजी लेके गए थे भारत से कुछ लोगों को गन्ने की खेती के लिए, तो उन लोगों को जो है गिरमिटिया मजदूर बोला जाता है। वो फिजी में वहां पर उनके वंशज रहते हैं। फिजी की राजधानी का नाम क्या है? सुबा। क्या नाम है? सुबा। और मुद्रा का नाम क्या है? फिजी डॉलर। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है?
साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, फिर है अमित शाह, फिर है एस जयशंकर, फिर है निर्मला सीतारमण। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है अमित शाह। अमित शाह ने जो है ये 3 जो है योजनाएं लॉन्च की हैं। पहली का नाम क्या है? ई साक्ष्य ऐप। इसका देख लेते हैं क्या है ये। इसके माध्यम से जो है सभी गवाही, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी व इस ई साक्ष्य के माध्यम से है, इस सर्वर के माध्यम से जो है साझा की जा सकती हैं। चलिए, ये वास्तविक समय के आधार पर ये गणनाएं हो सकती हैं। अब दूसरा कौन सा है? ई समन ऐप। ई समन ऐप का क्या है? अदालतें, पुलिस स्टेशन और संबंधित व्यक्ति सभी समन भेजा जा सकता है। जो स्टेशन, अदालत, इनसे संबंधित जो है दस्तावेज वो ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं। न्याय सेतु का क्या मतलब है? डेस्क बोर्ड, पुलिस, चिकित्सा, फॉरेंसिक, अभियोजन, जेल अधिकारियों को जोड़ा जा सकता है, एक ही कंबाइंड में किया जा सकता है। ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है न्याय सेतु करके, जिसमें सभी अधिकारियों को जो है एक साथ जोड़ा जा सकता है। न्याय श्रुति ऐप का मतलब क्या है? अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने का समर्थ बनाया जाएगा। अगर कोई गवाह अदालत में नहीं आ सकता तो वो ऑनलाइन जो है वो उसको गवाह की सुन सकते हैं और उसके पूरे प्रकरण के मामले में अपनी एक न्याय दे सकते हैं। तो ये 4 ऐप जो है हमारी केंद्रीय मंत्री जो है गृह मंत्री, उनका नाम क्या है? साथ में वो सहकारी मंत्री का भी कार्यभार संभाले हुए हैं, उनका नाम क्या है? अमित शाह। चलिए, क्षेत्रीय हाँ, ये अमित शाह जो है आप सभी को पता होगा। चलिए, 5वां क्वेश्चन क्या है? पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वोल्ट में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले मोटो डुप्लास्टिक जो है वो किस देश से संबंधित हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। सर्बिया, इटली, फिर है स्वीडन, फिर है अर्जेंटीना। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है भाई ये मोटो डुप्लास्टिक जो है वो स्वीडन के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? कौन से देश के? स्वीडन के। और ये पोल वोल्ट जो है उस गेम से संबंधित हैं और इसमें स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया है जो है पेरिस ओलंपिक में। चलिए, बाकी इसमें जानने की आवश्यकता कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपको इतना याद रखें कि इन्होंने ये स्वीडन के हैं, मोटो जो हैं वो स्वीडन देश से संबंधित हैं। पोलो वॉल्ट इनका एक गेम है। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड प्राप्त कर लिया है और इन्होंने जो है ऐसा करने वाले, इस गेम में ऐसा करने वाले, ये फाइनल में विजेता और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। यानी ओलंपिक में पोल्ड वॉल्ट एक जो गेम है उस गेम में पहले व्यक्ति गोल्ड पाने वाले यही बन गए हैं पूरे ओलंपिक खेलों में। तो इनका नाम जो है आप बहुत अच्छे से याद रखें, मोटो डुप्लास्टिक। ये कौन से शहर से हैं, सॉरी कौन से देश से हैं? स्वीडन। चलिए, तो इन्होंने जो है इस बार ओलंपिक में अपने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने, इनका जो पहले का एक रिकॉर्ड था 6.24 मीटर, इनका खुद का रिकॉर्ड था। अब इसने इसी ओलंपिक में उन्होंने अपने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6.25 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने ये जो है तोड़ दिया है। चलिए, 6वां क्वेश्चन क्या है? जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों को कुल संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? किसकी संख्या कितनी है? कि योजना क्या है कि पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना जो है ये किसानों से संबंधित है, किसानों के लाभ के लिए बात करती है ये योजना। और इससे कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? तो ये इससे जो लाभान्वित हो चुके हैं 4,11,222 जो है किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। अब इससे क्या है इस योजना में? केंद्र सरकार मार्च 2019, ये कब लागू हुई थी? 2019 में लागू हुई थी। और 2024 में इसको क्यों बढ़ाया गया? देखिए, 2024 में इसको बढ़ाया गया है क्योंकि किसानों को ऊर्जा, जल सुरक्षा प्रदान करना, उसकी आय बढ़ाना या बढ़ाने की कोई प्रयास करना, कृषि क्षेत्र में डीजल मुक्त करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ये बनाया गया। तो आप ये जो है उद्देश्य अच्छे से याद रखें क्योंकि ये जो है पीएम कुसुम योजना जो है उसके उद्देश्य आपको पेपर में आ सकते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखें। और पूरा बेस ये योजना किस पर है? किसानों की जो है सुविधाजनक उनकी जो है आवाजाही जो होती है फसलों में उसको सुविधाजनक करना, उनका व्यय को जो है उनको कम करना और आय को जो है बढ़ाना, इस योजना का उद्देश्य है। चलिए, बाकी कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं, बस आप इतना याद रखें कि इससे जो है 4,11,222 किसान जो है लाभान्वित हो चुके हैं। 2019 में इसको लागू कर दिया गया था। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है आपके सामने। राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा है अनुसूचित
अनुसूचित जाति आयोग, फिर है अल्पसंख्यक आयोग, फिर है पिछड़ा वर्ग आयोग। बताइए इसका आंसर। चलिए, डिजिटल शक्ति केंद्र, ये जो है महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो है ये एक योजना चालू की गई है, डिजिटल शक्ति केंद्र। इसका मतलब क्या है, ये साइबर क्राइम हो रहे हैं, आपने देख रहे होंगे इंटरनेट से संबंधित जितने भी क्राइम हो रहे हैं, वीडियो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके मोबाइल में आपकी वीडियो बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से क्राइम हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए, उससे सचेत करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये डिजिटल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं या फिर एक योजना बनाई गई है। अब देखिए, इसकी जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम अच्छे से याद रखिएगा, रेखा शर्मा जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है, डिजिटल शक्ति केंद्र का स्थापित किया है या उद्घाटन किया है। केंद्र का उद्देश्य साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक बनाना है। यह शिकायत दर्ज करने या निपटाने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। जब भी कोई ऐसा क्राइम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल केंद्र जो है, शक्ति डिजिटल केंद्र, ये वहां पर जो है हम इससे सहायता ले सकते हैं जो भी अपराधी है उसको पकड़ने में। देखिए, ये शुरुआत कब हुआ था, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो है सूची के अनुसार, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखें, 2018 में जो है ये स्थापित किया गई थी। कौन सी, डिजिटल शक्ति केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2018 में। अब जो है 2024 में इसको और प्रभावी किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम क्या है, रेखा शर्मा। इसको बहुत अच्छे से आप याद रखें। एक तो योजना का नाम याद रख ले, और ये कब शुरू हुई थी ये याद रख ले, और इसके अध्यक्ष कौन है ये याद रख ले, और योजना का उद्देश्य क्या है। बाकी इसमें पढ़ने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। 8वां क्वेश्चन क्या है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में जो है वो कौन सी कंपनी टॉप पर रही है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दूसरा है वॉलमार्ट, फिर है अमेजन, फिर है स्टेट ग्रिड। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो है वो यूएसए की कंपनी है। ये लगत पता नहीं कितने सालों से, शायद आई थिंक 10 या 11 साल हो चुके हैं इसको, ये फर्स्ट पर ही आ रही है। फॉर्च्यून ग्लोबल जो एक इंडेक्स है या एक सूची है, इसमें टॉप पर हमेशा से रहने वाली कंपनी है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कहाँ की है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की ये कंपनी है, यूएसए की ये कंपनी है। दूसरे नंबर पर कौन सी है, अमेजन, वो भी यूएसए की है, अमेरिका की है। और तीसरी जो है चाइना की है, स्ट्रेट गिट। क्या नाम है, स्ट्रेट गिट जो है वो चाइना की है। अब हमारे भारत की बात कर लें तो हाँ, हमारे भारत की बात कर लें तो हमारे भारत में आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उसका नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो है टॉप 100 में आई है, टॉप 3 में नहीं आई है। टॉप 3 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है, पर टॉप 100 में आई है। तो जो है ये विगत वर्षों से टॉप 100 में आ रही है, पर टॉप पे आने के लिए तो अभी इसको बहुत काम करना पड़ेगा। पर हमारे भारत के लिए तो हम अगर देखें तो टॉप पर कौन है हमारे भारत में, रिलायंस, क्योंकि 100 उसमें आई रही है तो हम टॉप पर हम भारत की क्या बोलेंगे, रिलायंस। चलिए, बाकी कुछ याद करने की ज़्यादा कुछ कम वो नहीं है। और देखिए, ये याद कर लीजिएगा कि 2023 में जो है हमारे भारत की जो कंपनियां वो थी, वो 8 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया था, पर 2024 में जो है ये कंपनियां 9 कंपनियां शामिल हो रही हैं। तो जो है, और ये भी अच्छा पॉइंट है कि HDFC जो बैंक है पहली बार इस सूची में शामिल हुआ है। तो आपको इतने से पॉइंट याद रखना है कि ये जो इंडेक्स है फॉर्च्यून ग्लोबल जो इंडेक्स है उसमें सबसे टॉप पर वॉलमार्ट है जो यूएसए की कंपनी है, दूसरे पर अमेजन है, ये भी जो है यूएसए की कंपनी है। फिर स्ट्रेट ग्रिड जो है वो चाइना की कंपनी है, टॉप 3 कंपनी है। टॉप 100 में हमारी भारतीय कंपनी है रिलायंस कंपनी, उसके ऑनर कौन है, मुकेश अंबानी। और इस बार जो है हमारी 2024 की जो सूची आई है उसमें 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। और HDFC बैंक को पहली बार 2024 में इसमें जगह मिली है। बस आपको 3-4 पॉइंट जो है आपकी कॉपी में आप उसे लिख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने सभी फसलों में MSP का जो है पर खरीद की घोषणा की है। चलिए, जो अब इसके ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, असम, पंजाब। बताइए इसका आंसर। चलिए, अब इसका जो आंसर है वो है हरियाणा। क्या है, हरियाणा। हरियाणा ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है, इसको आप नोट डाउन कर लें। ऐसा करने वाला, कम मूल्य पर खरीदने वाला फसलों को भारत का पहला राज्य कौन सा है, हरियाणा। चलिए,
अब इसके मुख्यमंत्री ने जो है ये फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है खरीदी का घोषणा कर दी है। हरियाणा ऐसा पहला राज्य, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको आप पहले ही नोट डाउन कर लें। मुख्यमंत्री ने जो है ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इतना सा ही याद रखें कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने कम मूल्य जो समर्थन मूल्य है उस पर फसलों को खरीदने का फैसला लिया है। चलिए, और इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नायब सिंह सैनी। क्या नाम है? नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अभी कार्यरत है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। राज्यपाल का नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय, ये इनके राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर और कलेसर। और ये जो है हम 10 बार पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ये जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन रहा है? हरियाणा राज्य रहा है। ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आप इसके आगे लिख लीजिएगा, इसमें लिख नहीं रहा है, ये क्रिकेट से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कुरुक्षेत्र में मनाया गया, और कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चली। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है गुरुग्राम हरियाणा में जो है स्थापित किया गया। 37वां सूरज कुंड मेला 2024 वो भी फरीदाबाद, सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा में जो है आयोजित किया गया। प्रारंभिक स्तन कैंसर का जो पता लगाने के लिए ये 10 बार पढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आ चुका है। ये क्या है? सवेरा कार्यक्रम। सवेरा कार्यक्रम जो है स्तन कैंसर जो होता है उसके लिए, उसको पता करने के लिए, उसको उपचार करने के लिए ये हरियाणा में सवेरा कार्यक्रम चलाया गया। इसको वेरी मोस्ट डाल लें और इसको नोट डाउन कर लें। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसका नाम क्या है भाई, उसको हम पढ़ते हैं। चंद्रमा के एक क्रेटर, क्रेटर यानी गड्ढा, आप गड्ढा मान सकते हैं कि चंद्रमा पर एक गड्ढे का नाम किसके नाम पर रखा गया है, या हम उसको अंतरिक्ष की भाषा में बोलें तो क्रेटर। अब किसके नाम पर रखा है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पासंग शेरपा, फिर है नरेंद्र मोदी जी, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर है अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है पासंग शेरपा। क्या है? पासंग शेरपा। चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम रखा गया है। पासंग शेरपा जो है नेपाल की एक महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, तो उनके नाम पर ही है जो ये उनको सम्मान दिया गया है। चंद्रमा क्रेटर का नाम पासंग, इनका फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, इनका फुल नाम क्या है? इनका फुल नाम है लेहामू शेरपा। लेहामू पासंग शेरपा, ये गलत लिख रहा है। लेहामू पासंग शेरपा जो है इनका पूरा नाम है। ये महिला है, नेपाल की पहली महिला जिनने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। चलिए, उन्हीं के नाम पर जो है ये रखा गया, बाकी कोई जानने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपसे बोल दिया ये नेपाल की है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, इसलिए इनके सम्मान में हमने पासंग शेरपा चंद्रमा के क्रेटर का नाम रखा गया है। देखिए, हम इससे क्या संबंधित कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी से क्या संबंधित कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि नरेंद्र सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी करके उसका नाम है वो कहाँ पर है? अगर आप सभी को पता है कहाँ? बहुत बढ़िया, तो इन्होंने बता दिया है अहमदाबाद। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं इनके नाम पर एक बैक्टीरिया का नाम रखा गया है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हम क्या देख सकते हैं कि अटल सेतु अभी मुंबई में बना है, उससे हम संबंधित कर सकते हैं, या अटल टनल हिमाचल प्रदेश से हम उसको संबंधित कर सकते हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, ये अभी पॉइंट है नहीं। और जो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की एक श्रेणी दी गई थी, मैंने आपको 10 क्वेश्चन या शायद उसमें ज़्यादा भी हो वो कराए थे, आप अच्छे से उसको याद कर लें, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी मैंने कल परसों ही देखा था, तो किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया था, तो आप उसको अच्छे से याद कर लें। चलिए, इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।